नमस्कार दोस्त, क्या हाल है। क्या आप भी वर्दी के दीवाने हैं। क्या आप भी चाहते हैं कि 2 स्टार आपके कंधों पर हो। यदि हाँ तो जुड़िए टारगेट यूपीएसआई विद RCM PNS चैनल के साथ। फ्रेंड्स, आप सभी को बताना चाहते हैं कि जो 2021 का हमारा यूपीएसआई एग्ज़ाम हुआ था वो टोटल 54 शिफ्ट में हुआ। तो इस वीडियो में यूपीएसआई 2021 में आने वाले सभी प्रश्नों को हम बारी बारी से देखेंगे। यानी एक तरफ से आप कह सकते हैं कि हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि 2021 के सभी प्रश्नों को कवर किया जाएगा। फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि यूपीएसआई से रिलेटेड आपको कोई भी अपडेट हो वो समय से पता चले और साथ ही साथ हमारे साथ मिलकर आप अपनी तैयारी को बेहतरीन कर पाएँ। प्रश्न नंबर 1 है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। यानी हमसे पूछा कि इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है। फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर बी ये दोनों तद्भव दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए हम नेक्स्ट इसकी व्याख्या को देखते हैं। देखिए यहाँ पे है कि जो हमारा दृग क्या है, तत्सम है। इसको याद कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दृग क्या है, तद्भव है। जैसे देखने में तो लग रहा है कि दोनों ही क्या है, तत्सम है। ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। दृग क्या है, तद्भव, और जो दृक् है वो हमारा क्या है, तत्सम है। ताला का जो तत्सम है वो क्या है, तालक। तमोली का तत्सम ताम्बुलिक, और भीतर का तत्सम आभ्यंतरिक है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है। ये इजी क्वेश्चन है तो आप सभी को पता होगा। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किसी को बुलाओ, वाक्य में किसी क्या है, यानी किसी के बारे में पूछा है। क्या ये संयुक्त सर्वनाम है, या फिर सार्वनामिक विशेषण है, या अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, या फिर यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। फ्रेंड्स, यहाँ पे कहा किसी, जहाँ जब कोई चीज़ निश्चय न हो तो वहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। यानी कि इसका जो सही ऑप्शन है वो हमारा हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आगे वीडियो में बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये हमारा पैसेज यानी गद्यांश है। गद्यांश को ध्यान से पढ़ना होता है जिससे कि जो हमारा क्वेश्चन है वो आसानी से हो जाए। इसे बहुत ध्यान से पढ़ना। आइए हम लोग गद्यांश को पढ़ते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा हो। हमारी शिक्षा का जो माध्यम हो कैसा हो, भारतीय भाषा हो, जिसमें राष्ट्र के हृदय मन प्राण के सूक्ष्मतम और गंभीरतम संवेदन मुखरित हो। और हमारा पाठ्यक्रम यूरोप तथा अमेरिका के पाठ्यक्रम आधारित न होकर हमारी अपनी सांस्कृतिक परंपराओं एवं आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करे। भारतीय भाषाओं, भारतीय इतिहास, भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म और भारतीय समाज शास्त्र को हम सर्वोपरि स्थान दें, या फिर दें। उन्हें अपने शिक्षा क्रम में गौण स्थान देकर या शिक्षित जन को उनसे वंचित रखकर हमें राष्ट्रीय संस्कृति में एक महान रिक्ति को जन्म दिया है, जो नई पीढ़ी को भीतर से खोखला कर रहा है। हम राष्ट्रीय परंपरा से नहीं, सामयिक जीवन प्रवाह से भी दूर जा पड़े हैं। विदेशी पश्चिमी चश्मों के भीतर से देखने पर अपने घर के प्राणी भी बेपहचाने और अजीब से लगने लगे हैं। शिक्षित जन और सामान्य जनता के बीच खाई बढ़ती गई है। विश्व संस्कृति के दावेदार होने का दंभ करते हुए हम घर में वामन ही बन गए हैं। इस स्थिति को हास्यास्पद ही कहा जा सकता है। आइए हम देखते हैं कि प्रश्न क्या हमसे पूछा है। प्रश्न है कि उपरोक्त
जो गद्यांश है उसका सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। तो जब आप गद्यांश को पढ़ रहे थे तो आपको लगा होगा कि इस गद्यांश में हमें अपनी शिक्षा, अपने माध्यम और पाठ्यक्रम की बात कही गई। तो इसका जो उपयुक्त मतलब शीर्षक होगा वो हमारा हो जाएगा हमारा शिक्षा, माध्यम और पाठ्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार हमारी शिक्षा का माध्यम किस भाषा में होना चाहिए। तो अभी गद्यांश में आप पढ़ेंगे कि जो हमारी शिक्षा का माध्यम है वो कैसा होना चाहिए, भारतीय भाषा में होना चाहिए। हमें अमेरिका और बाकी देशों की अनुसार नहीं पढ़ना, हमें अपनी मतलब भारतीय भाषा में ही पढ़ना है। नेक्स्ट देखते हैं, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार हम किस तरह के जीवन प्रवाह से दूर होते जा रहे हैं। तो हम किस तरह के जीवन प्रवाह से, हम राष्ट्रीय परंपरा से ही नहीं, सामायिक जीवन प्रवाह से दूर होते जा रहे हैं। आप गद्यांश में जब पढ़े थे तो हमने इसको अंडरलाइन किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सर्व में व्याप्त होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो जो यहाँ पे फ्रेंड्स पढ़े ABCD सारे ऑप्शन आंसर तो एक ही है, लेकिन यहाँ पे शुद्ध वर्तनी भी हमसे पूछ लिया। तो इसका जो सही वर्तनी यानी सही आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, सर्वव्यापी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा कि पुत्र शोक में कौन सा समास है। तो पुत्र शोक में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। पुत्र शोक यानी पुत्र के लिए शोक, तो हमारा तत्पुरुष समास तो है ही उसके अंदर, यानी संप्रदान तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महत्व में कौन सा प्रत्यय है। तो महत्व में कौन सा प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर C, त्व प्रत्यय है। महत्व में कौन सा प्रत्यय है, त्व प्रत्यय। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। जब भी हम जहाँ पर किसी दूसरे से कार्य करवा रहे हैं तो याद रखिए वहाँ पर जो हमारी क्रिया होती है वो कौन सी होती है, प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक, जब किसी दूसरे से कार्य करवाते हैं तो वहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कोर्ट मार्शल किस विधा की रचना है। जो हमारा कोर्ट मार्शल है वो किस विधा की रचना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर B, यानी कि जो कोर्ट मार्शल है वो स्वदेश दीपक का सर्वश्रेष्ठ नाटक है जो 1991 में प्रकाशित हुआ था। याद रख लीजिए कोर्ट मार्शल किस विधा की रचना है, तो ये हमारा एक तरह का नाटक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, वर्ड। जो हमारा शब्द है और पद है, देखिए जो पद शब्द तो आप सभी लोग को पता होगा, हम बता दें पद क्या है। जैसे हमने लिखा कि राम जाता है, राम जाता है, तो यहाँ पे राम एक पद हो गया, जाता एक पद हो गया और है एक पद हो गया। लेकिन अगर हम बोल दें कि राम अलग से बस ऐसे ही बोल दे राम, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शब्द। यानी कि पद तभी होगा जब वो वाक्य के अंदर होगा। वाक्य के अंदर छोटे छोटे खंड को हम क्या बोलेंगे, पद। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पूर्व दिशा के लिए इनमें से कौन सा शब्द उपयुक्त होगा। तो पूर्व दिशा को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर A। ऑप्शन नंबर जो A है वो हमारा क्या होगा, सही। पूर्व दिशा के लिए हम क्या बोलते हैं, प्राची। और जो पश्चिम दिशा है उसके लिए क्या बोलते हैं, प्रतीची। पश्चिम दिशा के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको ध्यान से देख लीजिए, याद कर लीजिए, और क्योंकि ये कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। आगे देखिए, यानी कि प्राची किसे बोलते हैं, पूर्व को, और उत्तर को क्या बोलते हैं, उदीची। पश्चिम को क्या बोलते हैं, प्रतीची, और दक्षिण को क्या बोलते हैं, अवाची। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स। आगे हम वीडियो में नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से जो हमारा है
आलवार महिला संत का नाम क्या है। ये एक नया क्वेश्चन है, आप लोगों को आगे एग्ज़ाम में बहुत ही मतलब हेल्प मिलेगी। तो जो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, यानी जो आंडाल हैं उनका नाम क्या था, आलवार महिला संत। नेक्स्ट आगे देखते हैं। इनमें से हानुस नाटक के लेखक कौन है। तो हानुस नाटक के जो हमारे लेखक हैं वो कौन है, भीष्म साहनी। इसको याद करना पड़ेगा कि हानुस नाटक के लेखक कौन है, भीष्म साहनी। आप इसकी जो व्याख्या है वो देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगमपुरा की अवधारणा किस कवि ने प्रस्तुत की। यानी जो हमारा बेगमपुरा, इसकी अवधारणा किस कवि ने प्रस्तुत की। तो जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा रविदास। रविदास ने बेगमपुरा की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। आगे प्रश्न देखते हैं। व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा, हम व्याख्या की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जो कुंवर नारायण है, पहले तो ऐसे ऑप्शन दे देगा कि कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ मिला था या नहीं, या ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष मिला था। तो जो कुंवर नारायण है उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार 2005 में मिला था। इसको ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा, कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार 2005 में मिला है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्नों को ध्यान से देखिए, हमसे पूछा लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। तो जो चंचला, इंदिरा और अमला, ये सभी क्या है, लक्ष्मी का पर्यायवाची, लेकिन भारती लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भारती। भारती किसकी पर्यायवाची, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे कि भारती किसकी पर्यायवाची है। इसका जो सही आंसर है वो हमारा हो जाएगा भारती। नेक्स्ट, इस चिन्ह को क्या कहते हैं। हमने कहा था ना अभी ये आएगा प्रश्न, तो हम इसको डिटेल में व्याख्या करेंगे। तो इस चिन्ह को क्या कहते हैं, इस चिन्ह यानी ये जो हमारे चिन्ह है, तो इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, अर्धविराम। फ्रेंड्स आप लोग को बता दें, एक होता है हमारा अल्प विराम और एक होता है हमारा अर्धविराम। अगर किसी को कन्फ्यूज़न हो इसमें तो आप देख पा रहे होंगे कि जो अर्धविराम है ना, अर्ध मतलब आधा, 2 बार आधा, अर्धविराम ये होता है। और अल्प विराम में एक ही कॉमा लगा है। आधा मतलब 2 बार आधा करेंगे। तो जब 2 चिन्ह हो तो आप समझ जाइएगा कि वो हमारा अर्धविराम, अगर केवल एक ही हो तो वो अल्प विराम। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, अर्ध और अल्प विराम में आप लोग को नहीं होता तो अच्छी बात है, लेकिन मैंने ट्रिक बता दिया, जिसको भी लग रहा हो अब आगे से कन्फ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किसने किया। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो ये जीएस में भी क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, तो हिंदी में लेकिन पूछा है, श्री गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किसने किया। तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा ए, गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किया था। आप व्याख्या जरूर से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसका उच्चारण स्थान ओठ है, यानी कि ओष्ठ है। तो आप इसका सही आंसर हो जाएगा प। जब आप उच्चारण कर रहे होंगे तो आपका जो लिप है यानी कि ओष्ठ है वो दोनों स्पर्श कर रहे होंगे, यानी कि इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा प। आगे देखते हैं, इनमें से गणनावाचक विशेषण कौन सा है। गणनावाचक विशेषण कौन सा है, यानी कि जिसे हम गिनती कर सकें, 1 2 3, यानी 1 2 3। तो जो हमारा सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, गणनावाचक, देखिए जिसे हम गिन सके उसे क्या बोलते हैं, गणनावाचक। यहाँ पे व्याख्या दिया है, आप इसको देख लीजिए कि जो हमारा तीसरा है वो क्या, क्रमवाचक। जैसे हम बोलते हैं ना पहला दूसरा तीसरा, तो उसे क्या बोलेंगे, क्रमवाचक। और आवृत्ति 2 गुना 3 गुना 4 गुना, ये हमारा क्या, आवृत्तिवाचक विशेषण। तीनों क्या, समुदाय, तीनों चारों, ये सब क्या हो जाएंगे, हमारा समुदाय। ये भी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है। जिस क्वेश्चन को हम बोल रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान से देखना, और हमें एक बार पढ़िए, हमेशा के लिए याद कर लीजिए, ठीक, ताकि बार बार ये क्वेश्चन आए तो कभी गलत ना हो। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं।
इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन है? ठीक, तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों संयुक्त व्यंजन है? क्योंकि ये आप लोग को पता है क प्लस स से मिलकर बना होता है, इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? छ हमारा संयुक्त व्यंजन है। ये सारे हमारे क्या संयुक्त व्यंजन है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा कि किसी त्र त और र से ज्ञा ज और यहाँ से बना स्र स और र से मिलकर बना है। ठीक, इसको ध्यान दीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा कि पंचामृत में कौन सा समास है? पंचामृत में कौन सा समास है? आप इस क्वेश्चन का जो आंसर है कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। हम इसका आंसर नहीं बताते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। वैसे ये बहुत ही इजी और सबसे चर्चित प्रश्न है, इसलिए हम देखना चाहते हैं कि कितने लोग प्रश्न का सही उत्तर देते हैं। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न हमारा, इनमें से कौन अष्टछाप में सम्मिलित नहीं है? ठीक, कौन कवि अष्टछाप में सम्मिलित नहीं है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार घुमा फिरा के इसमें क्या है ये पूछता रहता है। सबसे ज़रूर हमें 8 जो अष्टछाप में 8 कवि होते हैं सबके नाम लर्न कर लीजिए, एकदम याद कर लीजिए, जुबान पे होना चाहिए, क्योंकि इससे 2-3 प्रश्न तो वो पूछता ही है। क्योंकि मैंने जब मॉक देखती हूँ और कई सारे एग्ज़ाम दिए हैं तो उसमें प्रश्न आते हैं और उस समय एग्ज़ाम हॉल में ये पक्का प्रश्न गलत होते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस प्रश्न को ज़रूर से ज़रूर याद कर लें। इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि हरिदास जो अष्टछाप में सम्मिलित नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन आंसर होगा वो सी होगा। अष्टछाप 8 भक्तिकालीन कवियों का एक समूह था। ठीक, आपको अभी हमने बताया ही है कि जो अष्टछाप है वो 8 कवियों का समूह है। इन 8 के नाम आपको एकदम याद कर लेना है। ठीक, ये 8 के नाम है, आपको याद कर लेना है। आगे हम लोग देखते हैं, कौन सी बोली हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है? तो इसमें से ये थोड़ा इजी प्रश्न है, तो ये जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, ये हमारे हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। पांगुरु, कन्नौजी, अवधी ये सभी हिंदी भाषा के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? यानी कि हमें पूछा है तद्भव कौन सा है, तत्सम नहीं। देखिए, द्विवेदी, धात्री ये क्या है हमारा, और जो दोलिका है ये सब क्या है? तद्भव है। लेकिन इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा हमारा दी, ये सब तत्सम है। दिवाली इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका तत्सम दिवाली का दीपावली होता है। ठीक, देखिए सही आंसर क्या है? ए। ये जो है ना दिवाली और दीपावली, इसको लर्न कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट, ये कन्फ्यूजन वाला भी प्रश्न है, याद कर लीजिए। जो दिवाली है वो क्या है? तद्भव। दीपावली तत्सम है, दीपावली क्या है? तत्सम है, और दिवाली क्या है? तद्भव। द्विवेदी दिया था, द्विवेदी का जो हमारा तद्भव है वो क्या होता है? दूबे। धात्री का तद्भव डाई, और द्रोण का तद्भव दोना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से लर्न कर लीजिएगा। ठीक, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा दोबारा। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? यानी इसमें से देखिए, किसी भी वाक्य में यदि आपको अनेकों दिख जाए तो 100% क्या है? गलत, क्योंकि अनेकों नहीं, क्या होता है? अनेक होता है। क्या होता है? अनेक। यानी कहीं भी आपको अनेकों दिख जाए तो वो गलत है। मैंने पुस्तक पढ़ी, मैंने पुस्तक पढ़ा, मेरे को जाना, जहाँ भी मेरे को तेरे को आ जाए, मेरे को तेरे को आ जाए, वो 100% गलत है। अब इन दोनों ऑप्शन, मैंने पुस्तक पढ़ा और मैंने पुस्तक पढ़ी, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैंने पुस्तक पढ़ी। क्यों पढ़ी? क्योंकि पुस्तक क्या हमारी स्त्रीलिंग है, तो क्रिया भी क्या होगी? स्त्रीलिंग होगी। ठीक, पुस्तक स्त्रीलिंग है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन है? जो हमारे प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष है वो कौन है? बीजी खेर। इसकी जो व्याख्या है आप देख लीजिएगा, याद कर लीजिए। जो प्रथम राजभाषा आयोग है उसके जो अध्यक्ष है वो कौन है? बीजी खेर है। ये बताइए, क्वेश्चन नंबर 30 पे हम लोग आ गए हैं।
कौन सी भाषा भारोपी परिवार की भाषा नहीं है। यानी कि आप लोग को पता होगा कि जो हिंदी हमारी क्या है, भारोपी परिवार की भाषा है। ठीक, जो मलयालम है और मराठी और गुजराती, इन तीनों में से हमें बताना है कि कौन सी जो भाषा है वो भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है कि भारोपी परिवार की भाषा। सॉरी फ्रेंड्स, फ़ोन पे कॉल आ गई थी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस के लिए आई एम सो सॉरी। चलिए इस प्रश्न को हम लोग दोबारा पढ़ते हैं। प्रश्न इसमें पूछा है कि जो हमारा ये है भारोपीय भाषा परिवार, इनमें से कौन सा नहीं है। यानी कि जो हमारा भारोपीय भाषा है इनमें से नहीं है। हिंदी आप सभी को पता है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया कि क्या हिंदी भारोपीय भाषा परिवार, तो हाँ, हमें पूर्ण रूप से पता है कि हिंदी भारोपीय भाषा परिवार। अब इन तीनों में से हमें पता करना है कि कौन सा भारोपी परिवार की भाषा नहीं है। तो जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमने उसमें क्या मतलब गोला ही बना रहे थे, लेकिन बस गलती से बोल दिया ऑप्शन नंबर बी, गलती से बोल गया। लेकिन इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जो मलयालम वो हमारी भारोपीय भाषा परिवार की नहीं है। ठीक, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आगे आगे प्रश्न को पढ़ते हैं, देखते हैं। हमने लगभग 30 प्रश्न कर लिए। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि वह आया है, इसमें से कौन सा काल है। तो इसमें हमें पूछा काल कौन सा है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा पूर्ण वर्तमान काल। अब हम आप लोग को बताते हैं कि हम कैसे पहचान करते हैं काल का। देखिए, पूर्ण वर्तमान काल में यानी हमारा जो कार्य पूरा हो चुका है, वह आया है यानी वो आ गया है। ठीक, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि वर्तमान काल है तो वहाँ पे है तो ज़रूर लगा रहा है, हूँ हो लगा रहेगा। लेकिन अगर उससे क्या है पूर्ण वर्तमान काल आ जाए, तो यानी पूर्ण वर्तमान काल की जो पहचान है वो क्या है, लास्ट में या है या फिर ई है या फिर ये है या फिर चुका है। ठीक, चुका है, ये सब आ जाए तो आप समझ लीजिएगा कि जो हमारा है वो पूर्ण वर्तमान, यानी पूर्ण वर्तमान काल तब होगा जब वाक्य के अंत में या है या फिर ई है या फिर ये है या फिर आप कह सकते हैं कि लास्ट में चुका है। तो वो हमारा चुका है, चुकी है, चुके हैं, वो तो हमारा जो होगा वो क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल। देखिए, तात्कालिक वर्तमान काल क्या होता है। तात्कालिक मतलब जो तत्काल में कार्य हो रहा है। इसकी सीधी सी पहचान है, किसी भी वाक्य के अंत में रहा रही रहे आ जाए। ठीक, रहा रही रहे आ जाए तो वो तात्कालिक होगा। अगर था थी थे है तो तात्कालिक वर्तमान काल हो जाएगा। अगर ही है हो यानी रहा है रही है तो वो हमारा तात्कालिक वर्तमान काल हो जाएगा। लेकिन ये नहीं, आंसर इसका क्या है, ए वाला है। सामान्य वर्तमान आप लोग को पता है। आप देखिए इसमें भी थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, संदिग्ध वर्तमान। ठीक, इसका ट्रिक जान लीजिए। आप यहाँ पे देखिए ग लिखा है ना, वर्तमान है तो है, हूँ और हो, ये तो होगा ही। लेकिन इसी से यहाँ पे संदिग्ध में देखिए ग लिखा है, तो आप समझ लीजिए गा गी गे आ जाए तो वो हमारा क्या हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान। यानी कि जैसे अगर हम बोले वह आया नहीं, दूसरा बोलते हैं कि मोहन खाना खाता होगा। ठीक, ये हमारा हो जाए तो क्या हो जाएगा हमारा संदिग्ध वर्तमान। देखिए ता ती थे सबको पता है कि वर्तमान में होता है, और लास्ट में गा गी गे आ जाए तो वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान। ठीक, आगे देखते हैं। पाश्चात्य का विलोम क्या होगा। पाश्चात्य का जो विलोम है वो हमारा क्या हो जाएगा, पौवार्त। पाश्चात्य का विलोम क्या होता है, पौवार्त। शाश्वत का क्या हो जाता है, नस्वर। विदेशी का क्या होता है विलोम, स्वदेशी। और पूर्ववर्ती का क्या होगा, पश्चवर्ती या फिर अग्रवर्ती। नहीं, अग्रवर्ती नहीं होगा, पूर्ववर्ती का क्या होगा, पश्चवर्ती, क्योंकि पूर्व मतलब पहले दिया ही है, ये इसको ध्यान रखिएगा। पूर्ववर्ती का जो हमारा विलोम होगा वो क्या होगा, पश्चवर्ती। ठीक, इसमें देखते हैं क्या परवर्ती बोला है या फिर उत्तरवर्ती। पश्च मतलब भी पीछा होता है, पीछे होता है, उत्तरवर्ती या परवर्ती। ठीक, ध्यान दीजिएगा इसको। नेक्स्ट है, निम्न वाक्य में गरीबों को दान दो।
में गरीब किस कारक का उदाहरण है? जब भी हम दान की बात करते हैं, किसी को दान देते हैं, तो वहाँ पे कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक। इसको ट्रिक समझ के याद कर लीजिए। जब भी दान दिया जाता है किसी को, तो वहाँ पे कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक। देखिए, भिखारी को कंबल देना, वो भी हमारा क्या है? एक तरह संप्रदान कारक। नेक्स्ट प्रश्न है कि कर्ता ने चिन्ह का प्रयोग कहाँ से आया है? तो इसका जो सही ऑप्शन वो सामान्य भूत हो जाएगा। ठीक, इसका जो ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा? सामान्य भूत। क्योंकि कहते हैं ना, राम ने खाना खाया, ने आ गया, वो भूतकाल में रहता है। घी के दिए जलाना, घी के दिए जलाना का मुहावरा क्या होगा? उत्सव मनाना, अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्न होना, दीपावली मनाना या विवाह करना। तो इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा? देखिए, ए और बी में आपको कन्फ्यूजन कर सकता है कि उत्सव मनाना हो सकता है या अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्न होना। तो जो इसका सही आंसर है वो हमारे अकॉर्डिंग तो होना चाहिए कि बी ऑप्शन होना चाहिए। देखते हैं क्या होगा। बी ही ऑप्शन है। ठीक, इसका जो सही आंसर है वो घी के दिए जलाना मुहावरा का सही अर्थ है अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्न होना। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। मतलब ख़त्म ही होने वाले 40 प्रश्नों की ये सीरीज है। हिंदी में आपको पता ही होगा कि यूपीएसआई में 40 प्रश्न पूछे जाते हैं हर सेक्शन से। 4 सेक्शन होते हैं, जीए और जीके जीएस का, एक मैथ का, एक रीजनिंग का और एक हमारा हिंदी का। तो सभी में 40 प्रश्न होते हैं। हिंदी के 40 प्रश्नों को हमने स्टार्ट किया है। तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा होगा, लेकिन इतना जल्दी कोई सीख नहीं पाता है। अभी धीरे धीरे सीख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों की प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमें ज़रूर सपोर्ट करेंगे। वीडियो अगर जो भी कमी दिखे तो उसे आप कमेंट करें, हम मतलब सुधारने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले थोड़ा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस रचना के बारे में प्रसिद्ध है कि इसे पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी? यानी इसका जो ऑप्शन है वो है बी, चंद्रकांता। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छलिया में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? छलिया, देखिए, छल धन इया, छोटी ई की मात्रा लगी है। यहाँ पे क्या लगी है? छोटी ई की मात्रा लगी है। तो जो हमारा प्रत्यय है वो क्या हो जाएगा? छोटी ई, यानी इया। छल धन इया। ठीक, तो प्रत्यय हमेशा वर्ड के बाद में लगता है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? इया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। उपसर्ग इनमें से कहाँ जोड़े जाते हैं? कि प्रत्यय कहाँ जोड़े जाते हैं? प्रश्न के मतलब शब्द के आगे, और जो जो प्रत्यय है वो शब्द के पीछे जोड़ते हैं। ठीक, प्रत्यय देखिए ऐसे, प्रत्यय में प्र आ रहा है तो यानी पीछे। ठीक, दोनों में पर। और उपसर्ग कहाँ जोड़े जाते हैं? शब्दों के पहले। इसका आंसर हो जाएगा बी। प्रत्यय देखिए, प यानी प से प्रत्यय, प से पीछे। ठीक, प्रत्यय में कहाँ जोड़े जाते हैं? पीछे। और जो उपसर्ग में है उसको शब्द के पहले जोड़े जाते हैं। ठीक, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कर्म कारक का चिन्ह कौन सा है? ऐसे याद करते, कर्ता ने कर्म को, यानी जो कर्म का हमारा चिन्ह है वो हो जाएगा को। नेक्स्ट प्रश्न, लास्ट प्रश्न है हमारा ये। देखिए, इसको याद कर लीजिएगा। कर्ता ने कर्म को करर से के द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से संबंध काके की रारे री नाने नी अधिकरण में पर संबोधन है अरे, जो भी, इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग इसे परसर्ग भी बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है कि इनमें से मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है? मध्यम यानी बीच में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तू हो जाए, तुम हो जाए, तुम्हारा हो जाए, तुमको हो जाए। तो ये सब हमारा क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी है वीडियो में कमेंट ज़रूर करें।